सोशियोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो रहा है, सामाजिक विज्ञान। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं हम। इसमें कॉपी में जो है, आश्रम व्यवस्था कितने तरह का होता है? चार तरह का होता है। पहला होता है ब्राह्मणचार्य। पहला ब्राह्मणचार्य ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। पहला ब्राह्मणचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। जब अभी अफजल शादी नहीं करी तो अफजल कौन किस में है? ब्राह्मणचार्य। जब अफजल का शादी हो जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो अब में नाम ले रहे हैं सर, तो कहा दिखते नाम ही का है? अफजल अभी नंगा बाबा है, इसका मतलब कौन है? ब्राह्मणचार्य। अब देख कभी होगी, अब तो डालेंगे। अफजल अभी शादी नहीं करी तो कौन में आएगा? ब्राह्मणचार्य। और जब ये शादी कर लेगा, ठीक है, तौसीफ छोड़ दो, तो शादी कर लेगा तो किस में आ जाएगा? गृहस्थ में आ जाएगा। और जब इसकी वाइफ इसको मारेगी तो ये क्या कर ले जाएगा? जंगल चला जाएगा, तो वानप्रस्थ। और फिर लास्ट में ये क्या हो जाएगा? सन्यासी। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन आप लोग। तो पहले कौन व्यवस्था में? ब्राह्मणचार्य। और दूसरा गृहस्थ, तीसरा चौथा सन्यासी। हो गया। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। वर्ण व्यवस्था चार प्रकार का होता है। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र होता है। यह हो गया। ब्राह्मण का काम का है या तो पूजा करेगा या तो टीचिंग करेगा। क्षेत्र का काम का है, इसका बहुत आवाज आता है यूट्यूब पे। क्षेत्र का काम का है या तो मारपीट करेगा या तो राजा बनेगा। वैश्य का काम का है व्यापार करेगा। और क्षुद्र का काम का है कि इन तीनों की सेवा करेगा। अब क्या है? हो गया। अगला क्वेश्चन है कि खुला क्या है? यदि पत्नी तलाक लेना चाहती है पर पति तलाक नहीं चाहता, तो इस स्थिति में पति पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। और यदि वह उसकी सहमति नहीं हो, अगर लड़की तब भी पर न माने, तो पति उसे तलाक दे देता है। लेकिन अगर पत्नी के तलाक मांगने के बावजूद भी उसका पति उसे तलाक नहीं देता, तो बीवी के लिए इस्लाम में ये बात रखी गई है कि वह काजी के पास जाए और उसके रिश्ते को और उस शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे। ठीक है, इस्लाम ने काजी को यह हक दे दिया रखा है कि वह इसका रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान कर सकता है, जिससे उनकी तलाक हो जाएगी। कानून में इसे खुला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक तो टर्म है, सिग्नेचर करना पड़ेगा लड़के को, तभी बोलना ही पड़ेगा ना। लड़के का तभी पर लड़के के पास हक पावर है, समझा? खुला है, लेकिन अब काजी के पास जाएगा तो काजी उसके बाद उसका एक होता है, एक तरीका होता है। तो खुला का चीज है, यदि, ठीक है स्टार्ट, यदि अफजल की पत्नी अफजल को तलाक देना चाहे लेकिन अफजल तलाक न दे, तब अफजल की पत्नी किसके पास जाएगी? काजी के पास जाएगी। कौन काजी? समीर काजी के पास जाएगी। समीर काजी को ये पावर है, कि समीर काजी अफजल को बोलेगा कि तुम इसको तलाक दे दो। ठीक है, और उसके बाद इसको समीर काजी को ये हक होता है, ये पावर है कि वह उसके रिश्ते को खत्म कर सकता है। इसे कानूनी टर्म में क्या बोलते हैं? खुला कहते हैं। ठीक है, फिर बता देते हैं, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। रोक दो। ठीक हो। तो हिंदू विवाह में पहला होगा ब्राह्मण विवाह। तो हिंदू विवाह में ये विवाह सबसे उत्तम समझा जाता है। अगर तुम इस विवाह को कर लियो तो सातों जन्म का रिश्ता होगा, ऐसा बोला जाता है। तो हिंदू विवाह में ये विवाह क्या होता है? सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में वर को बुलाकर, ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान कर दिया जाता है। और इस विवाह में उत्पन्न पुत्र 21वीं पीढ़ी को पवित्र करने वाला होता है। बाप रे बाप, हिंदू विवाह में समझ रहे हो? हिंदू विवाह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार इस विवाह को वर को बुलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान कर दिया जाता है और इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 21वीं पीढ़ी को पवित्र करने वाला होता है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है? देव विवाह। इस विवाह में अच्छे कार्य में लोग पुरोहित को अलंकृत करके कन्या को दे देता है। मतलब वही होता है कि पुजारी को है ना कन्या देकर उसका शादी किया था। पुजारी लोग का शादी किया जाता है देव विवाह में। इस विवाह में अच्छे कार्य में लगे पुरोहित को अलंकृत करके कन्या दी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये विवाह भी श्रेष्ठ कोटि का विवाह होता है। इसमें पुजारी लोग का शादी होता है, बस ऐसी बात है। देव विवाह। आर्ष विवाह। इस विवाह में अब क्वेश्चन अलग आ जाएगा, आर्ष विवाह क्या है? इस विवाह में कन्या का पिता विवाह की इच्छा ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो पहला है ब्राह्मण विवाह। तो ब्राह्मण विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें वही है कि वर को बुलाकर उसका कन्यादान उससे मतलब उसका शादी कर दिया जाता है। और देव विवाह में किसका शादी होता है? पुरोहित का शादी होता है। और आर्ष विवाह में किसका शादी होता है? ऋषि लोग का शादी। आर्ष विवाह में इस विवाह में कन्या का पिता विवाह की इच्छुक ऋषि इच्छा करता है शादी करने का, तो इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर, पहले एक जोड़ा बैल लेगा और एक गाय लेकर उसका साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। याद देखो, तो ऐसे भी होता है। एक जोड़ा बैल लो, तेरे पास है एक जोड़ा बैल, तेरे ऋषि जो बनेगा तो एक जोड़ा बैल तेरे को देता होगा और एक गाय देता होगा, तब सबीर अपनी बेटी का दान तेरे को देगा। समझे बात को? याद रखिए, ठीक है। इस विवाह में तो आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह में ऋषि का विवाह होता है, एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर शादी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो 3 हो गया है। पहला कौन हुआ था? ब्राह्मण, दूसरा देव और तीसरा आर्ष। चौथा का जी है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्यादान कर देता है। ले जा कन्यादान, ठीक है। तो इस विवाह में कुछ ना होता है, कन्या का पिता कन्या को क्या कर देता है? कन्यादान कर देता है। दान मतलब दे दे, ठीक है। मार उसको खूब अच्छे से, बहुत परेशान कर रही लड़की। तो तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करोगे, ठीक है। तो इस विवाह को प्रजापत्य विवाह करते हैं। हो गया। एक तो काम करते हैं, समीर का विवाह ब्राह्मण विवाह से कर देते हैं, इसका देव विवाह, और अफजल करवा देते हैं इससे आर्ष विवाह। अफजल ऋषि बन गया है ना आजकल। फिर है असुर विवाह। असुर विवाह, विवाह के इस प्रकार में वधु मूल्य स्वीकार किया जाता है। ये इस एक प्रकार के कन्या को बेचना हुआ। असुर विवाह में कन्या को बेच दिया जाता है। इस विवाह को प्रतिष्ठा नहीं है। फिर गांधर्व विवाह। ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार का विवाह सुंदर गंधर्व और कामुक कन्या के अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बीच शादी होता है, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार का विवाह सुंदर गंधर्वों और कामुक कन्याओं में होता है। ये क्या लिखे है? किन्नर में कन्याओं में होगा, कामुक कन्या होगी, ठीक है ना। तो गांधर्व विवाह क्या होता है? ऐतिहासिक दृष्टि से इस विवाह प्रकार में विवाह में सुंदर गंधर्व, तो ये जैसे यूसुफ है, सुंदर गंधर्व और एक कामुक कन्या के बीच शादी करवा देना, तो इसको क्या बोलेंगे? गांधर्व विवाह। हो गया। अब राक्षस विवाह, ये करेगा युद्ध में स्त्री का हरण करके विवाह कर लेना, किडनैप करके विवाह करने को क्या बोलते हैं? तेज है बोलते हैं, इसमें दम नहीं है। तो अम्मी से डरे लगे, रोने लगे, तब बोल रहे अम्मी हम नहीं किया, अम्मी ऐसे नहीं बोल, ठीक है। युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह कर लेने को क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। किडनैप करके विवाह करना। तो युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। पेशाच विवाह, यह विवाह घृणित एकदम गंदा विवाह है। किसी भी सोई हुई घबराई हुई लड़की से मदिरा पान की हुई पीकर उसकी लड़की के साथ बलात्कार करके दुष्कर्म करके उसके साथ विवाह कर लेने को बोलते हैं पेशाच विवाह।
ये हो गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ कि विवाह के 8 प्रकार। अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तो लिख लेना है, और एक लॉन्ग में बहुत पूछ लेगा तो वो भी लिख लेना है। मेहनत करवा दी ना इतना। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉक्सो कानून क्या है? बच्चों को यौन अपराधियों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया। बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए कौन कानून बनाया गया? पॉक्सो कानून बनाया गया। इसमें सभी सर्वेक्षण किए गए हैं। इसमें सभी सर्वेक्षण किए गए हैं। देश में बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए भारत की कानून ढांचे का मूल्यांकन किया गया। इसमें जो भी अगर बच्चे के साथ बलात्कार करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर अपराध धारा लगाया जाएगा। ठीक है, आपराधिक धारा लगाया जाएगा। तो हो जाएगा, क्वेश्चन का बन जाएगा पॉक्सो एक्ट। अगला क्वेश्चन का है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी विवाह और वंश कर्मन द्वारा निर्मित होते हैं। नातेदारी बनता कब है? जब विवाह होता है तो नातेदारी बन जाता है। ठीक है, हम लोग में तो भाई अपने में शादी हुआ, चच्चा ने मेरे चच्चा ने मेरी चच्ची से शादी किया, मेरे मामा ने मेरी ममानी से शादी की, मेरे भैया ने मेरी भाभी से शादी किया। ठीक है। तो नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी कब बनता है? जब विवाह होता है तब बनता है, या वंश कर्म के द्वारा निर्मित होता है, ये नातेदारी उससे बनता है। व्यक्तियों का एक ऐसा संबंध जो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़े रहता है। व्यक्तियों का एक ऐसा संबंध जो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़े रखता है तथा उसमें आपस में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास एवं आदर भाव पैदा करता है, तब नातेदारी कहलाता है। उदाहरण के लिए पिता और पुत्र का संबंध नातेदारी है, दादा और पोते का संबंध नातेदारी है। अब नातेदारी कितने तरह का होता है? 3 तरह का, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। मेरा डायरेक्ट फादर से रिलेशन प्रथम नातेदारी होगा, और पिता का जो भाई होगा मतलब चच्चा तो मेरा होगा वो दूसरा नातेदारी, और उसका जो बेटा होगा वो मेरा क्या होगा? तृतीयक नातेदारी होगा। तो इसमें क्वेश्चन अगर बोल देगा प्राथमिक द्वितीयक तो उसको भी समझ के लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, निकाह और मुताह में क्या अंतर है? ठीक है, निकाह और मुताह में क्या अंतर है? मुस्लिम विवाह को क्या बोला जाता है? निकाह बोला जाता है। और निकाह का मतलब क्या होता है? समझौता। निकाह का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। तो मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है, जो एक सामाजिक या एक नागरिक समझौता होता है। सामाजिक समझौता या नागरिक समझौता होता है। 2 लड़का लड़की के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, शरिया कानून के अनुसार लड़का लड़की के बीच करार करवाया जाता है। ये निकाह कराया जाता है, ये करार कराया जाता है कि वह जीवन भर पति पत्नी के रूप में रहेगा। इस बीच में तलाक द्वारा इसको क्या लिखे हो तुम? तलाक द्वारा तोड़ा जा सकता है। इतने अभी शादी नहीं हुआ कि तलाक़ें करवा दी है। ये लड़की है ना भाई, इसमें क्या लिखे है चीज? निकाह में तलाक का कहीं घुसा है? छोड़ दो, अभी मेरे तक ही हो जाएगा। तो बस ये क्या है, स्टार्ट करो। स्टार्ट तो मुस्लिम विवाह में निकाह कहा जाता है। निकाह एक समझौता है जो लड़का और लड़की के बीच होता है, जिसमें दोनों तरफ से कबूलनामा होता है। अपना लिख देना, ठीक है ना। काजी के में लड़की और लड़के के पक्ष को बुला करके 2 गवाह उधर से रहता है, ठीक है ना, फिर उसका निकाह करा दिया जाता है। इतना सा बस लिख लेना, ठीक है। तो मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है, जो एक सामाजिक या नागरिक समझौता है। ये शरिया कानून के अनुसार लड़का लड़की के बीच करार करवाया जाता है, जो जीवन भर पति पत्नी के रूप में रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन मुताह क्या है? दूसरी ओर मुताह निकाह का अल्प विधि होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम का एक समझौता होता है, जो अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको मुताह कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि मेहर के 2 महत्व लिखे। मेहर, तो मेहर, अगला क्वेश्चन क्या है? मेहर का 2 महत्व लिखे। महिलाओं को यह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पहला मेहर क्या है? महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा पति पर यह कर्तव्य बोध स्थापित करता है कि इसको देना ही है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, महर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967-68 में हुई। हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन में। हरित क्रांति में किस फसल को सबसे ज्यादा ध्यान दिया? गेहूं। हरित क्रांति भी तो बता दिया हरित क्रांति के बारे में। चलो ठीक हो गया हरित क्रांति।
बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना बताइए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना, पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। यह नया भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली, ये कर ली सही है, अब नया आया है शायद। हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, अफसर बढ़े आगे बढ़े। लेकिन ये इस अभी नया वर्जन है ना, बिहार का निश्चय 2 आया है, वो आएगा। बिहार का निश्चय 2 आया है, तो वहाँ पे 2 कर दीजिए और जो आंसर है बताइए। अच्छा, वो बतावेंगे। तो आज अभी से स्टार्ट करते हैं दलित आंदोलन। तो भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना जाता है। पहले बात है, भारतीय संविधान में दलित को अनुसूचित जाति के रूप में पहचाना जाता है। दलित को सामाजिक रूप में उपनयन, वैधान्यन, यज्ञ करने, स्वर्ण बस्ती में रहने और सामाजिक तालाब कुएं से पानी लेने, स्वर्ण को स्पर्श करने, पूजा पाठ करने, मंदिर में प्रवेश करने तथा सम्मान नागरिक अधिकार से वंचित किया गया था। तो मतलब दलित को ये सब चीजें कि कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, इस सबसे वंचित किया गया था। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सामाजिक शक्ति के रूप में दलितों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। अब सामाजिक शक्ति पर आज के हम लोगों को भी हक चाहिए, मंदिर में हम लोगों को भी पूजा करने का हक चाहिए, तालाब मतलब प्राइवेट मतलब सरकारी जो भी तालाब है उसमें पीने का हक चाहिए, बस्ती में रहने का हक चाहिए, घोड़ा पे चढ़ने का हक चाहिए, है ना, मूछ रखने का हक चाहिए, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए दलित ने एक आंदोलन किया जिसे क्या बोलते हैं, दलित आंदोलन कहते हैं। ये हो गया, दो बाप रे बाप। भारतीय समाज एवं संस्कृति की 2 विशेषता लिखिए। तो भारतीय समाज का पहला विशेषता है वर्ण व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। यही 2 विषय व्यवस्था बोल रहा था, 2 लिख दिया। वर्ण व्यवस्था भी बता दिया है, आश्रम व्यवस्था भी बता दिया है। अब क्या है, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? अच्छा सवाल है, ये आया हुआ है। भारत एक ऐसा समाज है जहां अनेकता में एकता करने वाला अनुरूप उदाहरण है। बहुत प्राचीन भारत, इसको याद करोगे जी, छोड़ो इसको याद करोगे। मुस्लिम विवाह को परिभाषित करें, हो गया मुस्लिम विवाह। अरे वही तो बताया, मुस्लिम विवाह और निकाह में क्या अंतर है। द्वितीयक नातेदारी हो गया है। पलायन विवाह में भी क्या करना है, हो गया है। पलायन विवाह का होता है, लड़की छोड़ के भाग के दोनों मिलकर शादी कर लेती है। अरे हाँ, स्टार्ट कर दिए है, इज्जत करवाओ, बहुत मेहनत करवाओ। लेकिन पता है हम क्वेश्चन है कि पलायन विवाह से आप क्या समझते हैं? तो पलायन विवाह का भारतीय की जनजाति में काफी अधिक प्रचलन रहा है। पलायन विवाह, यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो, मतलब समीर और समीर का आदमी तैयार हो शादी करने के लिए, यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो, लेकिन उनके माता पिता अथवा माता तैयार नहीं हो, ठीक है, लेकिन उनके माता पिता तैयार न हो या उसका समाज तैयार न हो, जनजाति नियमों के कारण उन्हें इस विवाह की अनुमति ना मिल रही हो, तब अपने गांव से दूर किसी बस्ती में अथवा जंगल में पलायन कर जाते हैं। और जनजाति में पलायन, इसको क्या बोलते हैं, पलायन विवाह कहते हैं। मतलब वही है कि अगर समीर तैयार है, समीर की जो भी होने वाली वो तैयार है, लेकिन समीर की मम्मी तैयार नहीं है शादी के लिए, ठीक है, तो ऐसे में कहा है समीर वहां से उस बस्ती से क्या कर देगा, पलायन कर देगा और वहां जाकर के शादी कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, पलायन विवाह। समीर में इतना फट्टू उतना नहीं है, दम नहीं कर सकते। सब कुछ बोले के बाद क्लाइमेक्स में क्या जोड़ देते पीछे में। तो पलायन विवाह समझ में आ गया क्या चीज है, पलायन कर जाए। पलायन विवाह मतलब, पलायन विवाह भारतीय जनजाति में काफी अधिक प्रचलन में रहा है, बहुत हुआ है। क्योंकि यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए तैयार हो, अगर तौसीफ को छोड़ देते हैं, यदि युवक और युवती परस्पर विवाह करने के लिए पूर्णतः तैयार हो, लेकिन असल बात पलायन विवाह तौसीफ में नहीं हो सकता है। कहे कि तौसीफ राजी है, लड़की राजी नहीं है, दोनों राजी होना चाहिए ना।
तो पूर्णतः तैयार हो, लेकिन उनके माता पिता अथवा जनजाति नियमों, माता पिता तैयार नहीं हो अथवा जनजाति नियमों के कारण कि है ना हाँ जाति जाति है, ऊपर जाति नीचे जाति है, तैयार न हो, तो इस विवाह का अनुमति ना मिल रही हो, तब इसे गांव से दूर कर किसी बस्ती अथवा जंगल में पलायन कर जाते हैं और इस विवाह को क्या बोलते हैं? पलायन विवाह। कितने अच्छे से समझा तो दिया है यार, हाँ। हमको तो इसमें कुछ लगवे नहीं जल कर रहा। संरक्षण के लिए सब बताइए। अनुलोम विवाह हो गया है। जल संरक्षण हाँ बताइए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री ये तो मोबाइल लेकर के लिए बैठा हुआ है, क्वेश्चन सर इसमें ही क्वेश्चन है। आंसर भी लेके बैठा हुआ। सर इसमें कहाँ से है? तो एक बार रुको तो जी, एक बार रुको। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बालिकाओं के जन्म के समय 2000 रुपया की सहायता दिया जाता है। पहला क्या होता है? बालिकाओं के जन्म के समय 2000 का, और 1 वर्ष होने तथा आधार कार्ड बनने पर 1000 रुपये मिलता है। सब पैसा दे दो, सब पैसा लड़की दे दो, लड़की को बर्बाद हो जाएगी। और ग्रेजुएशन के टाइम 50,000 रुपये की सहायता देना, और सरकारी कॉलेज में नियमित कक्षाओं में निःशुल्क नामांकन विधि। तो ये हाल है लड़की, यार लड़के लोग को नहीं कुछ देगा भाई, तो बर्बाद कर देगा तुमसे। तो खाली लड़की को देते देते तभी तो लड़की लोग वहां पे रोड पे लड़ा कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। चलो अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। जिला परिषद का क्या काम है? तो पंचायत समिति में पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति और तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। यही लिख देना है। अबे पहले उन्हें लिखना हो तो हम बताया कि पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति और तीसरा स्तर जिला परिषद। तो ये पूछेगा कि अगर जिला परिषद के किन्हीं 4 कार्य अब लिखना है, तो पंचायत समिति के बजट की जांच एवं मजदूरी प्राप्त, बजट की जांच करना, पंचायत समिति के बजट का जांच करने का काम करना, पहला ये हो गया। दूसरा काम है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना, पंचायत समिति को अनुदान देना, ग्रांट देना, कुछ पैसा अनुदान देना, और ग्राम पंचायत को अनुदान देना। पहला काम है पंचायत समिति का बजट का जांच करना, पहला काम का है। पंचायत समिति जो होगा ना, पंचायत समिति उसके नीचे आएगा तो उसके बजट का जांच करना, ठीक है। और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को अनुदान देना, पंचायत समिति को अनुदान देता है, अनुदान समझती हो ना, ग्रांट अनुदान देना, और यह ग्राम पंचायत को भी अनुदान देना। 2 हो गया। ये तीसरा काम, अपना वार्षिक बजट तैयार करना, अपना 1 साल का बजट तैयार करना, जिला परिषद का काम का अपना एक वार्षिक बजट तैयार करना। और चौथा काम का भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, पंचायत तो 11वीं अनुसूची में है ना, तो यह भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए कार्यों को करना। भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची में जितना काम दिया गया है पंचायत को, उसको करना। तो पहला का है भारतीय पंचायत समिति का करना, बजट का जांच करना। दूसरा काम है पंचायत समिति को अनुदान देना और ग्राम पंचायत को अनुदान देना। और तीसरा काम का है कि अपना वार्षिक बजट तैयार करना। और चौथा काम क्या है कि भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची में उसमें दिए गए कार्यों को करना। ठीक है, पहला काम का है बजट तैयार करना, पंचायत समिति की बजट की जांच करना। दूसरा काम क्या है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को अनुदान देना। 2 हो गया। तीसरा काम क्या है, ठीक है, अपना वार्षिक बजट तैयार करना। चौथा काम क्या है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो कार्य है उसको करना। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज से आप क्या समझते हैं, ये कर लोगी? ठीक है, तो बहुत। उज्ज्वल योजना क्या है, उज्ज्वला योजना, इसमें वही है कि गरीब महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए, अब इसकी समीर की वाइफ धुएं में खाना लगा चलाती है, कोयला वोयला, तो उसके लिए बेचारा के लिए उसको दे दिया गया 5,000 रुपये का राशि मिला है, तो उसमें मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा उज्ज्वला योजना से। अरे क्या दिक्कत है, लेना का सरकार का थोड़े है, अपना है। गरीब महिलाओं को धुएं से बचाने एवं उनकी आंख एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की 2016 और इसको 2016 में लागू किया गया। इससे गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने का बात की गई है कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन लगाया जाएगा, फिर बाद में सिलेंडर से पैसा चूसा जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है,
पहले मुफ्त में सिलेंडर दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद सिलेंडर का दाम बढ़ा करके सरकार अपना दिमाग लगा देगी। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकार। भाई वर्ण व्यवस्था के 4 प्रकार के ना, एक हम ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, और तीसरा का है, और चौथा का है शूद्र है। चलो हो गया, लोग दो खाली।